हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 14 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, आप में से जो लोग भी थोड़ा मैथ्स को ज़्यादा पसंद करते होंगे ना, वो जानते होंगे कि आज पाई डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल में आज की अगर आप डेट नोटिस करोगे तो 14th डेट है और मंथ है 3rd। तो दरअसल में जो पाई होता है ना, आप सभी जानते हो, वैल्यू तो बहुत लंबी होती है बट 3.14 की तरह हम इसको नहीं जानते हैं। और एक्चुअल में डेट आज की वही है, 3rd मंथ और 14 डे। तो आज पाई डे की तरह सेलिब्रेट किया था। जस्ट एज अ मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट मैंने सोचा आपके साथ ये भी डिस्कस कर लूं। आप यहाँ पर देख सकते हो आज के इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखो, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू 6.44% बट स्टिल अबव आरबीआई अपर बैंड। कहने का क्या मीनिंग है? मैं आपके साथ पहले भी इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, मुद्रास्फीति के बारे में। तो दरअसल में ना, आरबीआई का एक बैंड है जिसको बोलते हैं 2 से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन को रखना होता है, या इसको आप 4 ± 2% भी कह सकते हो। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उनमें ये नंबर क्या आया है, 6.44%। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो 6% वाला ये जो बैंड होता है ना, 6% अपर लिमिट है जो, उससे ऊपर है ये। ठीक है, तो अभी भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा हायर एंड पर ही हमें देखने को मिल जाती है। मैंने बहुत बार पहले भी इन्फ्लेशन डिस्कस करा है, तो डिटेल में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजें बस आप मुझे बता दो। पहली चीज कि जो इन्फ्लेशन के जो नंबर आए हैं, जो 6.44% है, ये आखिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया हुआ है? ठीक है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको जानते ही हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और अगर अटेम्प्ट करना है, वो हो सकता है कि रेपो रेट को हमें बढ़ाना चाहिए या फिर कम करना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन को टैकल कर पाए। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ में ही जो सेम सेक्स मैरिज है, वो जो सीजीआई ने पटिशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया हुआ है। तो अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है, जब हो जाएगा तब हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, दैट इज ऑस्कर्स। ठीक है, तो जो नाटू नाटू सॉन्ग है, ठीक है, वहां पर हमें देखने को मिला है कि बेस्ट जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसके लिए उसको ओरिजिनल ऑस्कर में अवार्ड मिला है। एंड साथ साथ जो एलिफेंट विस्पर्स है, इसको भी अवार्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हमारे लिए हो जाती हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक बात रिगार्डिंग एनसेट आईएएस। दरअसल में हमारी टीम की तरफ से एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट को देने से आप 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड साथ में बहुत सारे और भी एक्साइटिंग यहाँ पे सरप्राइजेस भी आपके लिए प्लान है। तो 19 मार्च को ये पर्टिकुलर टेस्ट होगा। तो मेक श्योर कि आप इसके लिए रेडी रहें। ठीक है, 5 दिन बचे हैं आपके टेस्ट के लिए। तो 9 AM to 7 PM के बीच में आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक अटैच कर दिया है। आप सभी वहां पर जाके एनरोल कीजिए ताकि अच्छी खासी आप स्कॉलरशिप जीत पाएं एंड कहीं ना कहीं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। आगे चलते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था मैक्वायर आइलैंड के बारे में, क्योंकि न्यूज में था। तो देखो, दरअसल में है क्या बात, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियन कंट्री। ठीक है, इसकी एक स्टेट है तस्मानिया। तस्मानिया दरअसल में ऑस्ट्रेलिया की ही एक आइलैंड स्टेट है। ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड पार्ट और ये हो गया आइलैंड वाला एरिया। तो यहाँ से नियरली 240 किलोमीटर यहाँ पे नीचे जाते तब आपको तस्मानिया देखने को मिलेगा। तो तस्मानिया से साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा मैक्वायर आइलैंड। नियरली 1500 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, और इसे कौन सा कॉन्टिनेंट, सॉरी कौन सा ओशन पड़ता है? दिस इज साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो कोई आपसे बोले ना ये आर्टिक ओशन किसी और ओशन के अंदर है, द आंसर इज नो। ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया जो है एक तरह का मैराइन जोन यहाँ पे प्लान कर रहा है ताकि इसकी प्रोटेक्शन करी जा पाए इस पर्टिकुलर एरिया की। और अगर थोड़ा और अगर आप डिटेल में देखना चाहो, तो दरअसल में है क्या ना, ये एक्सपोज्ड क्रेस्ट है। जैसे होता है ना ट्रफ और क्रेस्ट होता है, उस तरह से ये क्रेस्ट है यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट पैसिफिक प्लेट से जहां पे मिलती है, वहां पर ये पोजीशन में थोड़ा रेज्ड हो रखा है। इस वजह से हमें ये आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ और भी इसके रिगार्डिंग थोड़ा ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ एकमात्र ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कि कंप्लीटली ओशन फ्लोर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट पर्सपेक्टिव्स हैं। प्लस एट द सेम टाइम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा भी इसको आइडेंटिफाई किया है एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी है, तस्मानियन रिजर्व की तरह इसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये सारे कुछ जोग्राफिकली और एक इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए बन जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये है कि दिस इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है, वेयर द रॉक्स फ्रॉम अर्थ मेंटल आर बीइंग एक्टिवली एक्सपोज्ड अबव द सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर एक्टिवली एक्सपोज्ड हैं जो कि इसकी रॉक्स होती हैं फ्रॉम द अर्थ मेंटल। ठीक है, आप जानते हो क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में, तो वहां पर हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। राइट,
अब चलते हैं कल के लिए होमवर्क देख लेते हैं। एक ना साइक्लोन फ्रेडी आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है, तो आप जरा ढूंढ के बताना कि कौन सी कंट्रीज के रिगार्डिंग है ये। ठीक है, कई बार ना ये पूछ लेता है कौन सी कंट्रीज है या फिर कौन से कॉन्टिनेंट में ये था, तो इस तरह के आपको अच्छे से इसका आइडिया होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम साइक्लोन फॉर्मेशन की जो कंडीशंस होती हैं वो आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले एक दिन हमने ना ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन को भी हमने रिवाइज करा हुआ है, उसके बीच का फर्क देखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद तो वो भी एक बार अपना होमवर्क कर लेना कि ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में जो फर्क होता है वो आप मुझे बता देना, और इसकी जो कंडीशन होती है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। देखो अभी एक्चुअल में क्या है ना, इंदौर में ना एक रंग पंचमी का त्योहार है एक तरह से, वहां पर एक जुलूस निकाला जाता है दैट इज नोन एज गाय। मैं आपको थोड़ा और अगर इसमें बताऊं आपको, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, तो इस तरह से ये पर्टिकुलर प्रोसेशन होता है। प्रोसेशन का मतलब एक तरह का जुलूस होता है। तो इस दिन के ऊपर, ठीक है, रंग पंचमी जब इंदौर के अंदर 300 साल से ये पर्टिकुलर चीज एक तरह का ट्रेडिशन है इस तरह से जुलूस निकालने का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका चैत्र महीना है, ठीक है ना, होली के बाद जो चैत्र महीना आता है, तो कृष्ण पक्ष के 5वें दिन आपको रंग पंचमी सेलिब्रेट की जाती है, जहां पर इस तरह से एक जुलूस हमें देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर प्रथा है एक तरह से होलकर से द्वारा स्टार्ट करी गई थी, जो कि एक डायनेस्टी थी मराठा कॉन्फेडरेसी की। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो वो पेशवा बाजीराव वन के अंदर जनरल्स थे, फिर बाद में महाराजा ऑफ इंदौर बन गए थे। तो ये थोड़ा सा आपको गैर के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है ना क्योंकि अभी पहले तो एक तो इसको सेलिब्रेट किया गया, प्लस एट द सेम टाइम वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऐसा बोला है कि इसको यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर हमें इंक्लूड कर देना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये है क्या। देखो बहुत सारे ना ऐसे कुछ होते हैं, मतलब कुछ हमारे हेरिटेज का पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे वैदिक चांटिंग। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर चीज ना हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर क्या ये एक ऐसी चीज है कि जिसको आप टच कर पाए, टेंजिबल थोड़ी है कि आप टच कर पाएंगे इसको, नहीं। ये तो आप फील कर सकते हैं ना, वैदिक चैंटिंग। जैसे दुर्गा पूजा होती है, अब दुर्गा पूजा को आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसा थोड़ी कि जाके दुर्गा पूजा को आपने टच कर दिया या वैदिक चैंटिंग को आपने टच कर दिया, या फिर आप रामलीला देखते होंगे ना रामायण के टाइम पर, इन सभी चीजों को आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि टेंजिबल चीजें थोड़ी है। तो इस तरह की चीजों के लिए हम क्या करते हैं ना, हम उनके लिए एक लिस्ट बनती है, इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। तो यहाँ पर गैर को भी यही बात करी गई कि इसको भी हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसा इंक्लूड करने से सर फायदा क्या होता है, देखो फायदा यही होता है कि एक तरह से उन चीजों की बेटर प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट आप जानते होंगे ना, जैसे एक तो टेंजिबल लिस्ट होती है, एक यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट भी होती है, ताकि लोगों को उनके बारे में अवेयरनेस हो पाए, उनको उनकी सिग्निफिकेंस बारे में अच्छे से पता लग पाए। तो जो लिस्ट थी ना, ये 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और 2003 में, उससे 5 साल पहले, एक तरह की कन्वेंशन हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिली थी। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो ये लिस्ट पब्लिश कैसे करी जाती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनकी जब जनरल असेंबली के अंदर एक तरह से जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर इस लिस्ट को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर दो लिस्ट हमें देखने को मिल जाएंगी। पहला है जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है, जहां पर अभी गैर के इंक्लूजन की बात करी गई है। दूसरा है जो ऐसी लिस्ट जो जिनको जरूरत है अर्जेंट सेफ गार्डिंग की। कहने का मतलब क्या, कि वो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर खत्म हो जाए, वो लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी लिस्ट, ऐसी पर्टिकुलर हेरिटेज को डाल रहे हैं कि अगर उसके रिगार्डिंग अच्छे से एफर्ट्स नहीं लिए गए तो हो सकता है वो खत्म हो सकती है। तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की यहाँ पर जरूरत है। तो इंडिया को भी देखो, जब जब बात कर रहे थे हम कमेटी की, वहां पे इंक्लूड किया गया था 2022 के अंदर। 2022 से 2026 के रिगार्डिंग इंडिया इस इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का यहाँ पे मेंबर हमें देखने को मिल जाएगा। सर इंडिया की तरफ से क्या क्या है, देखो इंडिया की तरफ से टोटल 14 अभी तक यूनेस्को की लिस्ट पे हमें देखने को मिलेंगे। व्हाट आर दोस्त, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे वैदिक चैंटिंग हो गया, रामलीला हो गया, कुटियाट्टम हो गया, रमान हो गया। ठीक है, ये सारे 14 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो कल मैं ना इन सभी चीजों को बहुत आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन कल ज्यादा रहेगा कल के प्रीलिम बूस्टर के अंदर। ठीक है, ये सभी हम एक एक करके एक एक मिनट में देखते रहेंगे, पर आप दो तीन चीजें मुझे बताओगे। पहली बात ये है कि जो सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है। ठीक है, इन 14 में से सबसे लेटेस्ट अभी कौन सा ऐड हुआ है, वो एक तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक मैं इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मणिपुरी संकीर्तना के रिगार्डिंग है, इसको भी आप कमेंट करने की कोशिश करना। ठीक है,
और फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी डोंट वरी, इसका स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का। कल हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किसके रिगार्डिंग है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुके हैं और हमारे लिए डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था मनी मल्टीप्लायर के रिगार्डिंग। देखो इजी क्वेश्चन है वैसे ये, और 2 बार रिपीट भी हो चुका है, मतलब एज इन 2019 में आया पहले, फिर 21 में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। आप एक बात नोटिस करो कि मान लो कि ना आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, और बैंक में वो पैसा डिपॉजिट कर दिया आपने, मान लो $100 डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक सारा पैसा अपने पास थोड़ी रखेगा, एज इन सारा पैसा इस पैसे को आगे लेंड थोड़ी कर देगा, नहीं, उसको कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, कुछ पैसा अलग से रखना पड़ता है। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में पैसे कितने थे, स्टार्टिंग में 100 ही थे। बैंक के पास कुछ पैसा आया तो थोड़ा पैसा उसने रिजर्व में रख दिया, बाकी पैसा किसी को लोन में दे दिया। अब ये जो आगे वाला बोरोअर है जिसने पैसा लोन में लिया है, ये इससे कुछ एक्टिविटीज करेगा, तो कहीं ना कहीं ये पैसा भी इन दी एंड किसी दूसरे बैंक में चला जाएगा, मतलब कहने का मतलब बैंकों में वापस आ जाएगा। फिर बैंक इसमें से कुछ पैसा फिर से रिजर्व में रख देगा, बाकी का पैसा किसी और को लोन कर देगा। दरअसल में देखो हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में तो मतलब पैसे तो हमारे पास कितने हैं, 100 ही है ना, वो पैसा बैंक में जाता है एंड अकॉर्डिंगली कुछ पैसे रिजर्व में रख दिए जाते हैं, बाकी पैसा लोन आउट हो जा रहा है। तो 100 रुपए से ना देखो आप हमने कितना पैसा सारा क्रिएट कर दिया, ये सारा 81 हो गया, ये 90 हो गया, ये सारा पैसा कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है ना इन द प्रोसेस। स्टार्टिंग पैसा 100 ही था, 100 से ही एक तरह से हमने पैसा क्रिएट कर दिया। इसी का नाम है मनी मल्टीप्लायर, कि एक चीज का हमने क्या किया है, इम्पैक्ट उस चीज का ऊपर दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा आ गया है। कैसे आ गया है, वो इसलिए आया है क्योंकि सेम पैसे को आप कहीं ना कहीं आप पैसा ले रहे हो, बैंक उसको पैसा लेंड कर रहा है, सामने वाला उससे पैसा का कुछ खर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं पैसा वो वापस बैंक में जा रहा है, फिर उसी पैसे को वापस लोन आउट किया जा रहा है, एंड इस तरह से प्रोसेस पूरा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लो मनी मल्टीप्लायर एक इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होता है किस चीज के साथ, क्या रिजर्व रेशो बढ़ जाने के साथ इंक्रीज होगा? द आंसर इज नो। देखो खुद सोचो, अगर रिजर्व बढ़ा दिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पैसा लोन आउट होगा वो कम हो जाएगा ना, और पैसा लोन कम आउट हो रहा है, लोन जो दे रहे हैं वो कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा घूमेगा नहीं ना इस तरह से मार्केट में। पहला स्टेटमेंट गलत है। सिमिलरली एसएलआर के साथ भी ये गलत है। पर तीसरी बात बिल्कुल ठीक है कि बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, लोग डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करके तो कहीं ना कहीं बैंक क्या करेगा, उनको वापस किसी और को लेंड करेगा, एंड अकॉर्डिंगली उस तरह से मनी मल्टीप्लायर बढ़ता रहेगा। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 3 यहाँ पर ठीक है। स्टेटमेंट 4 में सर क्या गड़बड़ है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से देखो हो सकता है बढ़े, पर खुद सोचो, अगर इस पॉपुलेशन ने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया ही नहीं, फिर क्या होगा, बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि उससे फिर बैंकों के पास पैसा नहीं जाएगा और बैंक उसके आगे किसी और को लोन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, देखो पैसा का फायदा तभी है जब वो बैंक में जाए और बैंक उसको आगे लेंड करे। अदरवाइज होगा क्या, अगर आपने तिजोरी में पैसा डाल के रख लिया, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो क्या हो गया, तिजोरी में ही पड़ा है ना, आपने किसी और को लोन तो कर ही नहीं दे, तो मनी मल्टीप्लाई इसमें बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी ही बिल्कुल ठीक है, जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सोडियम इनटेक। अभी क्या हुआ है, डब्ल्यू ने ना एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक है ना, सोडियम इनटेक के ऊपर, और यहाँ पर इन्होंने बात की है कि हमारा जो टारगेट था ना कि 2025 तक जो सोडियम का इनटेक है उसको हमने 30% तक कम करना था, पर कहीं ना कहीं हम इससे बहुत ज्यादा दूर हैं, हम इसको अचीव कर नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है डब्ल्यू के द्वारा। डब्ल्यू क्या बोलती है कि हमारा जो सोडियम इनटेक होना चाहिए वो एक दिन में 1 सेकेंड, सोडियम इनटेक है तो एक तरह से हमारा 5 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिकली जो सॉल्ट इनटेक की बात कर रहे हैं। पर अभी हमारा कितना है, 10.8 ग्राम पर डे, तो डबल से भी ज्यादा है जितना हमें सॉल्ट बोला गया है, उससे हम दुगना कंज्यूम यहाँ पर आज के टाइम पर कर रहे हैं। अब सर सोडियम का मेजर कंपोनेंट क्या है, कहाँ से आता है, आप जानते हो NaCl, ठीक है, सोडियम के लिए Na होता है, तो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, आप जानते हो जो टेबल सॉल्ट होता है, पर इसके अलावा सोडियम ग्लूटामेट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारी कंजम्पशन काफी ज्यादा है, आप खुद देखो, फास्ट फूड हो गया, चिप्स, स्नैक्स, सूप्स, जो भी आप इस तरह की चीजें खाते पीते हो ना, इनमें सभी चीजों में ये चीजें होती हैं, और इससे ज्यादा कंज्यूम करने से हमारी सेहत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसका देखो इंपॉर्टेंस भी काफी है, ऐसे बात नहीं है कि सोडियम लेना ही नहीं है, नहीं लेना है, पर ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप खुद देखो, पानी को मेंटेन करना, कितना पानी और मिनरल्स का बैलेंस होना चाहिए, एंजाइम ऑपरेशन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सभी जगह इसका पाइवटल रोल है, एक इंपॉर्टेंट ये काम कर देता है। पर ज्यादा लोगे तो दिक्कत है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज हो सकती है, इससे प्री मेच्योर डेथ हो सकती है, हार्ट रेट आपकी बढ़ सकती है, कई बार आपको होता है ना इलनेस वगैरह फील होती है कई बार,
ठीक है, आपको आप थोड़ा थका-थका सा फ़ील करते हो, काफ़ी बार इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, इसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती हैं अगर आप इस चीज़ को एक्सेस में लेते हो। थोड़ा नंबर ध्यान में रखना, नंबर हमारा फ़ोकस क्या था, 5 ग्राम पर डे से कम ही करना है, पर अभी 10 ग्राम से भी ज़्यादा हमें ये नंबर देखने को मिल जाता है। अगर थोड़ा-सा सोडियम की बात करें, तो एक ये पहली बात तो ये मेटल है, काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है बाकियों के साथ। तो दरअसल में ना जनरली ये अपनी फ्री स्टेट के अंदर, मतलब ऐसे Na की फॉर्म में नहीं आपको देखने को मिलेगा, किसी ना किसी के साथ ये कंपोनेंट के साथ ही मिलेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, तो इस तरह से ये आपको जनरली देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, इसी को बोलते हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है। सॉफ्ट होता है, सिल्वर कलर का हमें देखने को मिलेगा, सिल्वर व्हाइट कलर का हमें देखने को मिल जाता है। साथ में ही एल्कली मेटल ग्रुप का होता है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये काफी आसानी से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जैसे अभी बताया ना मैंने, काफी रिएक्टिव होता है, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी काफी इजीली ये कंडक्ट कर ले जाता है। पानी से ये लाइट होता है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी कट विद अ नाइफ एट रूम टेम्परेचर। तो ये सारी बातें आपको पता होनी ही चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हुमायूं जी के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या न्यूज थी, हिस्टोरियन जो एबा कॉच है, उनकी एक बुक थी इनके रिगार्डिंग, द प्लेनेटरी किंग हुमायूं बादशाह, इन्वेंटर एंड विजनरी ऑन द मुगल थ्रोन, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ऑन द हुमायूंस बर्थ एनिवर्सरी। तो थोड़ा ना हमें इसकी हिस्ट्री में पढ़ना जरूरी है, ये करंट अफेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हिस्ट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो हमारे जो पहले मुगल रूलर थे, बाबर, ठीक है, पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में, किसके बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, इसमें बाबर की जीत होती है, तो उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरे रूलर थे ना, मतलब 1526 से 1530 तक तो बाबर ही थे, 1530 के बाद हुमायूं का टाइम स्टार्ट होता है। तो जो नसीरुद्दीन हुमायूं थे, उनका दरअसल में रूल दो टाइम्स के ऊपर है, 1530 से 1540, और एक फिर छोटा सा टाइम पीरियड है, एक साल का नियरली, 1555 से 1556। दरअसल में हुआ क्या ना, कि जब 1539 की आप बात कर लो, ठीक है, 1540 की बात कर लो, उस टाइम पर शेर शाह सूरी के साथ उनकी लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई सर, एक थी बैटल ऑफ चौसा 1539 के अंदर, एंड 1540 बैटल ऑफ कन्नौज के अंदर। ये पर्टिकुलर दो लड़ाइयों में जो हुमायूं थे वो हार गए थे शेर शाह सूरी से, ठीक है ना, एंड उसके बाद उनको ईरान भागना पड़ा। अब ईरान भागने पड़े, फिर वहां पर उन्होंने अपने आप को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करी, सफाविद शाह से वहां से उन्होंने हेल्प ली, और वापस 1555 में दिल्ली के जो थ्रोन था वहां पर वापस आ गए, ठीक है। पर बहुत ज्यादा टाइम वो रूल नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा मानते हैं लोग कि एक दिन वो अपने लाइब्रेरी में थे, ठीक है, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां थी वहां से गिरकर उनकी डेथ हो गई, तो 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर सकते हो, इनकी जो बायोग्राफी है, कानून ए हुमायूनी, इनको लिखा गया था हिस्टोरियन ख्वानम दामीर के द्वारा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो हुमायूं नामा है, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया था, इनकी जो सिस्टर है गुलबदन बेगम, उनके द्वारा लिखा गया था अकबर के टाइम के ऊपर। साथ में ही जो शाहजहां के कोर्ट पोइट है अबू तालिब कालीम कशानी, उन्होंने पोइम लिखी थी हुमायूं टूम के ऊपर। तो दरअसल में अगर आप दिल्ली में रहते हो ना, आई एम वेरी श्योर आप सभी ने हुमायूं का किला, जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब, आई एम वेरी श्योर वो जरूर देखा होगा। तो अकबर ने इरेक्ट किया था हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली, जो कि पुराना किला के पास में हमें देखने को मिल जाता है। हुमायूं को देखो बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज थी, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष विज्ञान हो गया, ठीक है ना, ये सभी चीजों के बारे में अच्छी खासी जानकारी इनको थी। साथ में इन्होंने ऑब्जर्वेटरी भी कंस्ट्रक्ट करी, साइंटिफिक टेम्पर के लोग इंसान थे, तो काफी उस डायरेक्शन में भी इनके द्वारा काम किया गया। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारे लिए यहाँ पे पॉइंट था, और वो हमने अच्छे से समझ लिया। कल मैंने ना आपको एक और क्वेश्चन दिया था ज्योग्राफी के ऊपर, कि इनमें से कौन से फिनोमेना ने ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन को भी, कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम, उसको इम्पैक्ट किया है। तो बिल्कुल आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है, द आंसर एक्चुअल में इनका बोथ 1 and 2 है। मैं थोड़ा सा ना आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ा सभी ने है, बट टाइम हो गया है। दरअसल में एक पर्सन थे एल्फ्रेड वेजनर, ठीक है, 1912 के अंदर इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। हुआ क्या था, इन्होंने बात करी कुछ इस तरह से, इन्होंने पहले बोला कि पहले हमारे पास ना सारे जो भी कॉन्टिनेंट थे, वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम क्या इन्होंने दिया, पेंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया, और साथ साथ एक मेगा ओशियन था, मेगा ओशियन का नाम क्या था, पेंथलासा। फिर ओवर द टाइम क्या होता गया कि इस तरह से पेंजिया पेंथलासा देखने को मिला, फिर धीरे धीरे इनकी ड्रिफ्टिंग होती रही, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते रहे पार्ट्स, फिर हमें जैसे फॉर एग्जांपल लोरेशिया, गोंडवाना, ये देखने को मिल जाता है। और फिर आज के टाइम पर ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स है, इस तरह से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये क्यों मतलब क्या था, ये इस तरह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग हमें देखने को मिल जाती है।
बहुत सारे इन्होंने अपने एविडेंसेस भी दिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक जिग्सॉ फिट पजल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या नोटिस करोगे, अगर अगर आप इंडिया को इसके साथ मैच कराने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है इस तरह से। जैसे साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है ना, तो साउथ अमेरिका को भी अफ्रीका के साथ यहाँ पे फिट करवाना हो तो इसको आप इधर लेके जाओ, बिल्कुल एक तरह से फिट हो जाते हैं एक पजल की तरह। इसी तरह से इन्होंने ना एक बहुत सारे एविडेंसेस दिए, चाहे आप बात कर लोगे कि आप इनको जो रॉक्स देखने को मिली वो हर जगह पे नहीं, जो सेम एज की रॉक्स अक्रॉस ओशंस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। जो ग्लेशियल टिलाइट्स हैं वो इनको थोड़ा एविडेंस देते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स हो गया, राइट। तो ये सारे एविडेंसेस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जो फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल लेमूर हो गया, ठीक है, वो इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो साथ ही साथ जो मेसोसोरस हो गया, ठीक है, उनके भी हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह से हिंट करते हैं कि पहले सभी ये इकट्ठे ही एक ही जगह पे देखने को मिलते थे। तो ये दरअसल में ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है। तो यहाँ पर अगर आप खुद देखो कि अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए हैं, पहले एक जगह इकट्ठे थे और ओवर द टाइम वो अलग अलग हुए हैं, क्या उससे एवोल्यूशन का ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा? खुद सोचो, द आंसर इज यस, बिल्कुल हुआ होगा ना, कि पहले इकट्ठे थे अब अलग अलग जगह पे हो गए, तो कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए ओवर द टाइम, तो बिल्कुल इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ ग्लेशियल साइकिल्स की, तो ये बात भी ठीक है। कल हमने ग्लेशियर जैसे रिट्रीट पढ़ा था ना, तो ग्लेशियर साइकिल से क्या हुआ है, हो सकता है कई बार सी लेवल के ऊपर राइज आ गया हो, ठीक है, सी लेवल हमारा बढ़ गया हो, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आए हों ग्लेशियर साइकिल की वजह से, उससे भी तो ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन में बदलाव आएगा ही ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। आई होप आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थोड़ी रिवाइज होगी। बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने जो एविडेंसेस दिए, एविडेंसेस तो ठीक थे, एज इन जो इनके पीछे के कारण दिए थे, जो फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो उन्होंने बात करी थी पोल फ्लिंग फोर्स की, और साथ ही साथ इन्होंने बात करी थी टाइडल फोर्स की। तो ये जो फोर्सेस थे, ये बाकी लोगों को नहीं लगा कि ये काफी थे फोर्सेस, और ये थोड़ा इनका पीछे का कारण ये ठीक नहीं दे पाए कि क्यों हो रही है आखिर ड्रिफ्टिंग, एंड इस वजह से इनको ये इनसफिशिएंट थे। फिर उसके बाद इनकी फर्दर स्टडीज को देखा गया, एंड ओवर द टाइम आज के टाइम पर जो हमें इसकी जो रिफाइंड थ्योरीज हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, एक आईएनएस हादरी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है कि आईएनएस हादरी ने मैरीटाइम एक्सरसाइज ज्वाइन करी है विद द फ्रेंच नेवी। अब इसको अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो क्या है, ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। गाइडेड मिसाइल का मतलब कि इसको आप एक तरह से इसकी डायरेक्शन को आप कंट्रोल कर रहे हो कुछ इंटरनल इक्विपमेंट के थ्रू। साथ में ही ये शिवालिक क्लास की स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बिल्ड करी गई है। देखो, आप जानते हो, जैसे स्टेल्थ टेक्निक के बारे में जानते हो कि एक तरह से ना उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, जैसे रडार हो गया, सोनार हो गया। तो इस तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें अंदर देखने को मिलेगी कि बाकी और जो डिटेक्शन टेक्निक्स हैं उससे उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। फ्रिगेट्स आप जानते हो एक तरह की थोड़ी छोटी शिप होती है, जो कि दूसरी शिप्स को जनरली प्रोटेक्ट करती है। इसको कमीशन किया गया था 2012 के अंदर, और इसको कहाँ पे बिल्ड किया गया था? मुंबई के अंदर, जो मजागांव डॉक लिमिटेड है। साथ में ही आईएनएस यादरी के अंदर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ताकि कोई भी थ्रेट हो उसको हम अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाए। तो ये हो गया आज के जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे। ये 5 क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कालबेलिया वाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो यूनेस्को की जो लिस्ट है ना इंटेंजिबल की, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। बाकी कोशिश करना इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट जो 14 मैंने बताई थी उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करना, कल काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और भी जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी एक बार ट्राई करना बाकी इनके साथ ही। कल जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार क्विकली आंसर देख लेते हैं। पहला तो हमने अभी पढ़ा, मैक्वायर आइलैंड तो आर्कटिक ओशन में था। नहीं सर, ये बात फॉल्स है। क्यों भैया? ये है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो हमने देखा ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा, नीचे वाली साइड हमें अंटार्कटिका देखने को मिल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। चाबार पोर्ट, क्या ये एकमात्र ईरानियन पोर्ट है जिसका डायरेक्ट एक्सेस है इंडियन ओशन के साथ? दिस आंसर इज ट्रू। थर्ड, सेमीकंडक्टर, काफी डिटेल में पढ़े थे, तो बिल्कुल इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड, ये याद करो क्या था। देखो, दरअसल में क्या था ना, कल हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक। तो जो प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड था ना, ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है रिगार्डिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जो कि क्रॉस बॉर्डर हमें देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ पे था? ये है डेनमार्क का नॉर्थ सी, वहां पर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा स्टेटमेंट इस वजह से ये गलत हो जाती है, इसलिए स्टेटमेंट ये फॉल्स है। पांचवा, बाहुबली, ठीक है। तो यहाँ पर दरअसल में ये बात तो ठीक है कि दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है, पर ये वेस्ट बंगाल हाईवे के ऊपर नहीं है। कहाँ पर था? ये महाराष्ट्र की बात हो रही थी, जो वानी वरोड़ा हाईवे, वहां पर हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, 200 मीटर लंबा कहीं ना कहीं बैम्बू क्रैश बैरियर यहाँ पे हमें देखने को मिला है।
स्टेटमेंट यहाँ पे ये पांचवी भी फॉल्स है। ठीक है, इसके साथ ही इन पांचों क्वेश्चन का मुझे नीचे आंसर बताना, क्या ठीक है क्या गलत है, फिर कल हम इनको काफी डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।